हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम किंग इज हिडन। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 10 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। भगवान की मर्जी। सैनिकों की बात सुनकर हैरिस चौंक गया। क्या कहा? इसने चोरी किया? उसने व्यंग्य करते हुए कहा। राजकुमार हैरिस को हंसता सुनकर रथ के अंदर से सोफिया की आवाज आई, क्या बात है राजकुमार? क्या आप उस चोर को जानते हैं क्या? अरे सोफिया, जरा रथ से बाहर निकल कर देखो तो सही, कौन है और किसने इतना महान काम किया है। हैरिस ने हंसते हुए रथ में बैठी सोफिया से कहा। हैरिस का बात सुनकर सोफिया जैसे ही रथ से बाहर निकली, अधमरे एलेक्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से मानो फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। एलेक्स तुम? सोफिया ने आश्चर्य में कहा। एलेक्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे छोड़ते ही तुम ये सब काम करने लगे हो। सोफिया ने नाराजगी में एलेक्स से कहा। तभी, राजकुमार, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? एक सैनिक ने राजकुमार हैरिस से पूछा। सैनिक की बात सुनकर वो कहता है, इसे। और फिर हंसते हुए, इसे मैं क्या, पूरा सेंट लूसिया अच्छे से जानता है। ये एलेक्स है और ये बहुत गरीब है। इसका अपना कोई नहीं है, ये अपने परिवार में अकेला है। इसके पास ना तो धन के खाने के लिए कुछ है और ना ही धन के पहनने के लिए कपड़े। ये ग्लोरी आश्रम का छात्र है, बोले तो ये वहां का सबसे कमजोर छात्र है। एक ग्रेड जीरो का योद्धा, जिस वजह से ये शिकार करके धन भी नहीं कमा सकता है। देखा जाए तो आप इसे सेंट लूसिया का सबसे बेकार और नाकारा लड़का समझ सकते हैं। अभी ही कुछ दिनों पहले तो मैंने इसकी फटी हालत देखकर इसे 50 हीरे दिए थे, जिसे पता नहीं इसने कहां उड़ा दिया, जो अब इसे चोरी करना पड़ रहा है। क्या 50 हीरे? एक सैनिक ने चौंक कर कहा। हाँ, 50 हीरे दिए थे इसे, गरीब आदमी था, सोचा कुछ मदद कर दूंगा तो लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी इसकी। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना गिर गया है कि चोरी वोरी करने लगा है। अरे कहा होता तो मैं इसे अपने घर पर नौकरी दे देता। नौकरों की वैसे भी बहुत जरूरत है मुझे, लेकिन इन्हें तो गलत काम करने में ही मजा आता है। हैरिस ने अपनी झूठी दयालुता दिखाते हुए कहा। हैरिस, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, एलेक्स ने गुस्से में उससे कहा। देखा देखा आप लोगों ने, ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हैरिस ने कहा। देख बच्चू, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। ये सब चोरी वोरी करना कोई अच्छा काम नहीं। अगर तुम्हें धन की जरूरत है तो हमारे घर पर नौकरी कर लो। और फिर कहते कहते एकदम से रुककर जैसे कुछ याद आ गया हो, वो एलेक्स को घृणित निगाहों से देखने लगा। वैसे अब तो मैं तुम्हें अपना नौकर भी ना बनाऊं, क्या पता घर से क्या चुरा ले जाओ, आखिर कुछ भी कर लो, एक चोर तो चोर ही रहेगा। हैरिस ने एलेक्स से कहा। एलेक्स, राजकुमार सही कह रहे हैं, चोरी वोरी करना कोई अच्छा काम नहीं। क्यों करने लगे हो ये सब? हाँ, ये बात सच है कि धन को लेकर तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा ही तंग हो, लेकिन फिर भी इतना भी मत गिर जाओ कि धन के लिए ये सब करो, सोफिया ने कहा। एलेक्स ने प्रतिक्रिया में कोई जवाब नहीं दिया, वो तो सोफिया की तरफ देख भी नहीं रहा था। देख रहे हो ना, ये कितना घमंडी हो गया। अब तो ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, सोफिया ने हैरिस से कहा। छोड़ो जाने दो सोफिया, वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। ये जो है वही रहेगा, हमारे समझाने से बदल नहीं जाएगा। इसलिए चलो, हमें चलना चाहिए, वरना इसके चक्कर में खामख्वाह हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा, हैरिस ने कहा और सोफिया के साथ वहां से निकल गया। वो दोनों चले तो गए थे, लेकिन जाते जाते उन दोनों ने एलेक्स को उन सैनिकों की नजरों में पूरी तरह से गिरा दिया था। अब तो वो सैनिक उसे बदतमीज और न जाने क्या क्या सोचने लगे थे। तभी, तुम लोग अब तक यहाँ किस खुशी में रुके हो? पीछे से आवाज आई, जिसे सुनकर सभी सैनिकों ने पीछे पलट कर देखा। पीछे से वही घुड़सवार योद्धा चला आ रहा था, जिसके कहने पर वो लोग एलेक्स को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। वो उनका प्रमुख था। वो सैनिक उसे देखकर कहते हैं, महामहिम, हम यहाँ रुके नहीं हैं, बल्कि हमें तो रुकना पड़ गया था। क्यों? क्या ये चोर तुम्हें तंग कर रहा था? उस योद्धा ने पूछा। नहीं महामहिम, इसकी इतनी औकात ही कहाँ है जो ये हमें तंग करेगा। वो तो राजकुमार हैरिस मिल गए थे, इसलिए हमें रुकना पड़ा, वो इस चोर को अच्छे से जानते थे, सैनिकों ने उस योद्धा से कहा। क्या कह रहे थे राजकुमार इसके बारे में? योद्धा ने उनके पास आते हुए पूछा और उसकी बात सुनकर सैनिकों ने उसे वो सारी बातें बता दी जो जो उन लोगों ने सुना था। उनकी बात सुनकर वो योद्धा एलेक्स को देखने लगता है। क्यों रे?
क्या तू इतना घमंडी है कि वो जब तुझे समझ रहे थे तो तू उनके साथ बड़े बदतमीजी से पेश आ रहा था? खैर कोई बात नहीं, कारागार में बंद होने के बाद तुम्हारी सारी बदतमीजी और घमंड टूट जाएगा। खैर एक बात तो मैं भी पूछना चाहूंगा, चोरी वोरी करके ग्लोरी आश्रम को क्यों बदनाम कर रहे हो? महाशय, मैंने कई बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। उस मूर्ति को तो एक अजनबी लड़की जबरदस्ती मेरे हाथ में सौंप गई थी, ये कहकर कि मैं उसका इंतजार करूं, वो थोड़ी देर में आकर अपनी मूर्ति ले जाएगी। एलेक्स ने कहा। अच्छा, ऐसा क्या? योद्धा ने व्यंग करते हुए कहा। जाहिर सी बात थी, उसे एलेक्स के बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। यही तो मैं कब से आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, बल्कि उस मूर्ति को मेरे हाथ में देखकर आप सभी को गलतफहमी हो गई और आप सभी मुझे चोर समझ रहे हैं। एलेक्स ने कहा। ठीक है, हम मान लेते कि तुम चोर नहीं हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम रॉयल टेरिटरी में क्या कर रहे हो? जबकि तुम ये अच्छे से जानते होगे कि रॉयल टेरिटरी में बाहरी लोगों का आना वर्जित है। उस योद्धा ने कहा। मैं यहाँ अपना घर ढूंढने आया था। एलेक्स ने कहा। क्या? चौंक कर घर ढूंढने? और फिर एलेक्स को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, तुम तो यार बड़े चुतिए हो, झूठ बोलने से पहले ढंग से झूठ बोलना तो सीख लो, योद्धा ने कहा। और उसकी बात सुनकर सभी सैनिक एलेक्स पर हंसने लगे। इसके कपड़े तो देखो, कितने पुराने और फटे हुए हैं। साले के कपड़े खरीदने की औकात नहीं है, और ये यहाँ रॉयल टेरिटरी में जहाँ रहने वाले नौकर भी लाखों के कपड़े पहनते हैं, अपना घर ढूंढने आए हैं। एक सैनिक ने एलेक्स का फटा पुराना कपड़ा देखकर व्यंग करते हुए कहा। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में यहाँ मेरा घर है और वो घर मेरे परिवार ने मुझे उपहार में दिया है, एलेक्स ने कहा। और उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। भाई तुम किस नामी परिवार से हो, जरा हमें भी तो बताओ। रॉयल टेरिटरी में लोगों के घर खरीदने की यहाँ औकात नहीं होती है, और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें उपहार में यहाँ घर दिया है रॉयल टेरिटरी में, उस योद्धा ने कहा। उस योद्धा के पूछते ही एक सैनिक बोल पड़ा। महामहिम, ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई परिवार नहीं है, ये अपने परिवार में अकेला है, अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार हैरिस ने हमें बताया। इससे पहले कि वो सैनिक अपनी बात पूरी कर पाता, उस योद्धा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। देखिए, मैं आपसे ये साझा नहीं कर सकता कि मैं किस परिवार से हूँ, क्योंकि ये मेरे परिवार के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजकुमार हूँ, एलेक्स ने कहा। तो उसकी बात सुनकर सभी सैनिक ठहाके लगाकर हंसने लगे। क्या कहा? तुम एक राजकुमार हो, वो भी एक बहुत बड़े साम्राज्य का? मैंने दुनिया में कई चोर देखे और उन्हें अपने बचाव में बहुत कुछ बोलते हुए सुना है, लेकिन इसके जैसे बेवकूफ चोर मैंने कभी भी नहीं देखा। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कहकर तुम बच जाओगे? उनमें से एक सैनिक ने ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा। तभी सभी लोग चुप हो जाओ, उन सैनिकों के प्रमुख ने कहा। और उसकी बात सुनकर सभी सैनिक के चुप हो गए। जिसके बाद वो सैनिक एलेक्स को गौर से देखता है और कहता है, देख, तुमसे बकवास करने का मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे बात करूंगा। अगर सच में तेरा टेरिटरी में घर है तो तेरे पास सुप्रीम कार्ड भी होगा। चल अब जल्दी से हमें अपना सुप्रीम कार्ड दिखा, ताकि हम मान सके कि तेरा घर सच में रॉयल टेरिटरी में है। क्या महामहिम, आप इस बेवकूफ के चक्कर में पड़कर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जरा इसका हुलिया तो देखिए। अगर इस जैसे लोगों का घर रॉयल टेरिटरी में होगा, तब तो मैं कहूंगा कि मेरा घर स्वर्ग में है, एक सैनिक ने बीच में कहा। इस समय वो प्रमुख योद्धा एलेक्स को देख रहा था। तभी, रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं अपना सुप्रीम कार्ड, कहकर एलेक्स ने अपनी जादुई अंगूठी में अपनी शक्ति इंजेक्ट करके उसको सक्रिय कर दिया और उसमें सुप्रीम कार्ड ढूंढने लगा। सुप्रीम कार्ड ये एक ऐसी कार्ड थी जो पर्सनली रॉयल टेरिटरी में रहने वाले नागरिकों को रॉयल टेरिटरी के संस्थापक द्वारा दिया जाता था। अगर किसी के पास सुप्रीम कार्ड है, इसका मतलब उसका घर रॉयल टेरिटरी में है और वो रॉयल टेरिटरी का नागरिक है, जो रॉयल टेरिटरी में कभी भी आ सकता है और बाहर जा सकता है और यहाँ के हर सुविधाओं का उपयोग भी कर सकता है। जबकि बिना सुप्रीम कार्ड के कोई भी रॉयल टेरिटरी में नहीं आ जा सकता है। फिलहाल एलेक्स के पास एक जादुई स्टो अंगूठी है। ये देखकर सभी चौंक गए, किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह का जादुई स्टो अंगूठी किसी भी हाल में एक आम आदमी के पास हो ही नहीं सकता है। इस बात ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। सभी सोचने लगे कि कहीं सच में एलेक्स किसी बहुत बड़े साम्राज्य का कोई राजकुमार तो नहीं है ना, जो जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहनकर खुद का गरीबों की तरह हुलिया बना रखा है। अंगूठी की वजह से एकदम से सभी का एलेक्स के प्रति रवैया ही बदल गया था, क्योंकि अगर सच में अलेक्सा एक राजकुमार था तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करने का उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ सकता था। उन योद्धाओं के तो हाथ ढीले पड़ गए जिन्होंने एलेक्स में बंधे जंजीरों को पकड़ा हुआ था। वहीं उस योद्धा के भी माथे से पसीने छूटने लगे थे।
लेकिन तभी जब एलेक्स उनसे कहता है कि उसके पास सुप्रीम कार्ड नहीं है, तो ये सुनकर उन सभी सैनिकों का जो ये साबित होते ही कि एलेक्स एक राजकुमार था उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने की सोचने लगे थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सभी यही सोचने लगे थे कि जरूर एलेक्स ने उस कीमती अंगूठी को भी टेरिटरी के किसी घर से चुराया था। और फिर क्या था, अगले ही पल वो योद्धा एलेक्स के हाथ से उस जादुई अंगूठी को बलपूर्वक छीन लेता है और गुस्से में उससे कहता है, सच सच बता, तूने इस अंगूठी को किस घर से चुराया है? अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मेरी अंगूठी लौटाए, वरना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका कितना बड़ा खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ सकता है। एलेक्स ने गुस्से में कहा। वहीं वो प्रमुख योद्धा जो एलेक्स के अंगूठी को सक्रिय करके उसके अंदर झांक रहा था, उसने जैसे ही अंगूठी के अंदर पड़े बेशुमार दौलत को देखा तो हैरानी में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें जितना धन दौलत था उसने अपने जिंदगी में कभी एक साथ उसका 10% भी नहीं देखा था। बाप रे, इतना सारा धन! हैरानी में उसके मुंह से निकल गया। फिर उसने खुद को संभाला और गुस्से में एलेक्स से कहा, खामियाजा तो अब तुझे भुगतना पड़ेगा साले। ये अंगूठी किसी बहुत बड़े साम्राज्य के राजा की लग रही है। जैसे ही ये बात उस राजा तक पहुंचेगी वो तुम्हें मार डालेगा। और फिर एकदम से चिल्लाकर, सैनिकों ले चलो इसे और ले जाकर बंद कर दो कारागार में। तभी, हे भगवान, ये कितना बड़ा चोर है कि इसने एक राजा की अंगूठी चुरा ली, इसे तो पक्का मरने से अब कोई नहीं बचा सकता, एक सैनिक ने कहा। इसके बाद तो किसी ने भी एलेक्स की एक बात तक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। एलेक्स इस समय इतना मजबूर था कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। हालांकि वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका बस चलता तो वो सर इस दुनिया को अपने सिर पर उठा लेता। वो अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए कारागार के लोहे के सलाखों के पास आ गया और उन्हें पकड़कर बाहर खड़े सैनिकों को देखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इसका खामियाजा तुम सभी को भुगतना पड़ेगा। अबे चोर, चुपचाप अंदर बैठा रह, वरना हल्ला करेगा तो अंदर घुसकर बहुत पिटूंगा तुझे, एक सैनिक ने एलेक्स को धमकाते हुए कहा। और जवाब में एलेक्स ने कुछ नहीं कहा, वो जान रहा था कि समय उसके साथ है खिलवाड़ कर रहा था। तभी, महामहिम, हमें इस जादुई स्टो अंगूठी के बारे में रॉयल टेरिटरी के अध्यक्ष को सूचित करना होगा, अन्यथा बाद में हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पता नहीं इस लड़के ने किसके हाथ से ये अंगूठी चुराया है। अगर ये किसी राजा का हुआ तो हमारे अध्यक्ष पर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, एक वरिष्ठ सैनिक ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए वहां के प्रमुख योद्धा से कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इस अंगूठी के बारे में अध्यक्ष को सूचित कर दूं। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अध्यक्ष इस समय एक बहुत बड़े साम्राज्य से आ रही राजकुमारी का स्वागत करने गए हैं, उस प्रमुख योद्धा ने कहा जिसका नाम लेविस था। लेविस रॉयल टेरिटरी के शाही सैनिकों का प्रमुख था। टेरिटरी के शाही सैनिक बिना लेविस के आदेश के कुछ भी नहीं कर सकते थे। और रही बात अध्यक्ष की, तो रॉयल टेरिटरी के अध्यक्ष जेम्स थे, जो रॉयल टेरिटरी का संस्थापक था। उम्र में वो तकरीबन 60 वर्ष का था, लेकिन दिखने में वो 40 to 45 का लगता था। रॉयल टेरिटरी की सारी जिम्मेदारियां अध्यक्ष जेम्स ही संभालते थे। फिलहाल, योद्धा लेविस की बात सुनकर वरिष्ठ योद्धा ने चौंककर कहा, क्या कहा? एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजकुमारी आ रही है। हाँ, सोमालिया साम्राज्य से कोई राजकुमारी माहिरा यहाँ पहुंचने वाली है। अब आप तो जानते ही हैं कि सोमालिया साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य है। वो साम्राज्य इतना महान है कि बड़े बड़े लोग सोमालिया साम्राज्य के नौकरों से मिलने के लिए तक तरस जाते हैं। और वो तो राजकुमारी है वहां की, उनकी तो बात ही अलग है। हमारे अध्यक्ष उनके आने के 5 घंटे पहले ही वहां पहुंचकर उनका इंतजार कर रहे हैं। आप ही सोचिए ना, हमारे अध्यक्ष जेम्स कितने बड़े शख्सियत है जिनसे मिलने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं, लेकिन वही अध्यक्ष जेम्स स्वागत स्थल पर 5 घंटे पहले से ही पहुंचकर उस राजकुमारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो राजकुमारी कितनी खास है। काश कि मैं भी उन्हें देखने के लिए स्वागत स्थल पर जा पाता, योद्धा लेविस ने अपने किस्मत को कोसते हुए कहा। क्यों? अरे आप तो जानते ही हैं कि सोमालिया साम्राज्य के शाही परिवार के लोग कितने बड़े लोग हैं, इसलिए हम जैसे छोटे लोगों का वहां पर जाना प्रतिबंधित है। स्वागत स्थल पर वैसे ही लोग गए हैं जो बहुत ही स्पेशल है, लेविस ने कहा। लेविस राजकुमारी माहिरा को देखने जाना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष जेम्स ने स्वागत स्थल पर केवल बहुत खास लोगों को ही आने के लिए इनवाइट किया था, इसलिए क्योंकि भीड़ की वजह से राजकुमारी माहिरा कहीं नाराज ना हो जाए, इसीलिए वहां पर सैनिकों और कुछ खास लोगों के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। वहीं एलेक्स ने जब योद्धा लेविस के मुंह से सुना कि सोमालिया साम्राज्य से राजकुमारी माहिरा आ रही है, तो ये सुनकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजकुमारी माहिरा और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन थी। भावुक होकर, मेरी बहन आ रही है, वो जरूर मुझसे मिलने आ रही होगी,
और फिर एकदम से गुस्सा होते हुए, आने दो उसे, फिर बताता हूँ इन सभी को, इन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया है और इन लोगों ने मेरा अंगूठी भी छीन लिया। एलेक्स ने खुद से कहा, एक बार बस उसे पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है, फिर देखो वो क्या करती है। वो जरूर पूरा रॉयल टेरिटरी को अपने सिर पर उठा लेगी। और फिर देखना कैसे अध्यक्ष जेम्स उसके पैरों में गिरकर अपने सैनिकों की गलती के लिए माफी मांगेगा। इस बारे में सोचकर ही एलेक्स रोमांचित हो उठा था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, राजकुमारी माहिरा का आगमन। वहीं एलेक्स ने जब योद्धा लेविस के मुंह से सुना कि सोमालिया साम्राज्य से राजकुमारी माहिरा आ रही हैं, तो ये सुनकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि राजकुमारी माहिरा और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन थी। तभी भावुक होकर, मेरी बहन आ रही है, वो जरूर मुझसे मिलने आ रही होगी। और फिर एकदम से गुस्सा होते हुए, आने दो उसे, फिर बताता हूँ इन सभी को, इन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया है और इन लोगों ने मेरा अंगूठी भी छीन लिया। एलेक्स ने खुद से कहा, एक बार बस उसे पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है, फिर देखो वो क्या करती है। वो जरूर गुस्से में पूरा का पूरा रॉयल टेरिटरी ही अपने सिर पर उठा लेगी। फिर देखना कैसे अध्यक्ष जेम्स उसके पैरों में गिरकर अपने सैनिकों की गलती के लिए माफी मांगेगा। इस बारे में सोचकर ही एलेक्स रोमांचित हो उठा था। वहीं दूसरी ओर स्वागत स्थल पर राजकुमारी माहिरा के आने की प्रतीक्षा में अधीर अध्यक्ष जेम्स अपने जगह पर चहलकदमी कर रहे थे। जाहिर सी बात थी, वो महान साम्राज्य सोमालिया के राजकुमारी से मिलने वाले थे और इसकी उत्सुकता ने उन्हें इतना बेसब्र कर दिया था कि वो चाहकर भी एक जगह पर ठहर नहीं पा रहे थे। और ऐसा ही कुछ हाल वहां राजकुमारी माहिरा की स्वागत करने के लिए आए बाकी के सभी लोगों का भी था। राजकुमारी माहिरा बस पहुंचने वाली थी और इस बात से सभी की धड़कनें तेज हो रही थी। वो सभी अच्छे से जान रहे थे सेंट लूसिया जैसे नगर में राजकुमारी माहिरा का आना कितनी बड़ी बात थी और जल्द ही ये खबर सुर्खियों पर होगी। और ऐसे में उन सभी का दुनिया में और मान सम्मान बढ़ जाएगा। स्वागत स्थल, वेलकम रिसेप्शन वेन्यू, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। स्वागत स्थल छोटे छोटे हरे भरे घास के एक गोलाकार लान के बीच में एक बड़ा सा सुंदर सा भव्य भवन था, जो कि आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। जो आज इतना सुंदर लग रहा था कि इससे पहले उसे इतना सुंदर कभी नहीं देखा गया था। स्वागत स्थल के लान में चारों तरफ फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, जानवरों और पक्षियों के सुंदर आकार दिए हुए छोटे छोटे किंतु घने हरे भरे पेड़ पौधे और पक्की रास्तों के बीच बीच में लंबी लताओं वाली हरी भरी फूलों से लदी झड़ियां। इसके अलावा भवन के ठीक सामने संगमरमर की प्रतिमा वाला एक बड़ा सा फव्वारा था, जो स्वागत स्थल की सुंदरता को चार चांद लग रही थी। आज जमीन पर भी कालीन की बजाय फूल बिछाए गए थे, ताकि जब राजकुमारी माहिरा उड़न खटोला से उतरकर उन पर से चलते हुए वेलकम रिसेप्शन वेन्यू में जाएं तो उन्हें बहुत ही स्पेशल फील हो। वहीं उस शालीनता से परिपूर्ण भव्य भवन के अंदर खान पान की बंदोबस्त भी काफी दिलचस्प ढंग से की गई थी। खाना बनाने वाले बाहर से बुलाए गए थे, जो खाना बनाने में इतने माहिर थे कि उनके हाथों बने खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और किसी राजघराने की तरह वहां पर ढेर सारे अनुभवी नौकर चाकर मौजूद थे। जाहिर सी बात थी, अध्यक्ष जेम्स राजकुमारी माहिरा को यहाँ की व्यवस्था से खुश कर देना चाहते थे। वहीं सुरक्षा के लिए स्वागत स्थल पर तैनात सैनिकों के अलावा वहां पर उनकी स्वागत के लिए अध्यक्ष जेम्स को छोड़कर 30 लोग और मौजूद थे। ये सभी सेंट लूसिया के बहुत बड़े बड़े और नामी गिरामी लोग थे। अगर इस स्वागत समारोह को गुप्त नहीं रखा गया होता तो यहाँ पर लाखों की भीड़ होती। आखिर सोमालिया साम्राज्य के शाही परिवार के लोगों की रुतबा ही अलग थी। लोग तरस जाते थे उन्हें देखने को। तभी राजकुमारी आ गई। द्वार पर एक खड़े सुरक्षाकर्मी ने आसमान की ओर इशारा करते हुए बेहद उत्साहित आवाज में चिल्लाया, जिससे सभी का ध्यान आसमान में उड़ते हुए स्वागत स्थल की ओर आ रहे एक बड़े से उड़न खटोले पर गई, जिसे देखकर सभी इतने खुश हो गए कि वो खुशी के मारे नाचना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी बचकाना हरकत करने की बजाय सभी बेहद अनुशासन में थे। आखिर वो सभी छोटे बच्चे थोड़ी न थे। हाँ, ये सच था कि राजकुमारी माहिरा उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। वो तो अभी महज 17 साल की थी, जबकि उसके स्वागत में आए सभी 50 to 60 वर्ष के उम्रदराज के लोग थे। लेकिन राजकुमारी की ओहदा उनसे बहुत बहुत अधिक थी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वागत स्थल पर आए सभी मिल जाए तो भी पूरे रॉयल टेरिटरी को नहीं खरीद सकते हैं, जबकि राजकुमारी माहिरा चुटकियों में ऐसी हजारों रॉयल टेरिटरी खरीद सकती है, जिसका सोमालिया साम्राज्य के खजाने पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सोमालिया साम्राज्य के लिए बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि नदी से एक बाल्टी पानी निकाल लिया गया हो। अब आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों लोगों के लिए सोमालिया साम्राज्य के शाही लोग इतने खास थे। फिलहाल सभी की चमकती आंखें उस बड़े से उड़न खटोला पर थी, जो देखने में बहुत ही विचित्र लग रहा था। उसके दोनों ओर किसी पंछी की तरह दो बड़े बड़े सुनहरे पंख थे, जो धीमी गति से फड़फड़ा रहे थे।
उस उड़ान खटोला पर लकड़ी का 2 मंजिला घर बना हुआ था, जो दूर से ही देखने में काफी आलीशान लग रहा था। देखते ही देखते वो उड़न खटोला वेलकम रिसेप्शन वेन्यू के लान, घास का मैदान के ऊपर आ गई थी। वहीं रॉयल टेरिटरी में एक उड़न खटोला आई है, ये देखकर रॉयल टेरिटरी के लोग स्वागत स्थल की ओर आने लगे थे। सभी उड़न खटोला देखकर चकित थे। वो सोच रहे थे कि आखिर रॉयल टेरिटरी ऐसा कौन आया था जो इतना धनी था कि वो उड़न खटोला से आया था। वास्तव में अर्जेंटीना राज्य में उड़न खटोला से चलना बहुत बड़ी बात थी। बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा तक एक साधारण उड़न खटोला नहीं खरीद सकते थे, जबकि ये उड़न खटोला तो साधारण उड़न खटोला से कहीं अधिक बड़ा और आलीशान था। यही कारण था कि वो लोग जो बिना इनविटेशन के कहीं भी जाना अपना बेइज्जती समझते थे, वो लोग खुद को स्वागत स्थल की ओर जाने से नहीं रोक पाए थे। आखिर सभी जानना चाहते थे कि कौन आया था। देखते ही देखते स्वागत स्थल के पास हजारों का भीड़ इकट्ठा हो गया था। बहुत से लोगों ने तो स्वागत स्थल के अंदर भी जाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां तैनात सैनिकों ने उन्हें ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया कि अंदर सिर्फ स्पेशल लोग ही जा सकते हैं, आम लोग अंदर नहीं जा सकते। सैनिकों के बातों ने उनमें से बहुत से लोगों का गुरूर तोड़ दिया था। इनमें से अधिकतर वे लोग थे जो रॉयल टेरिटरी में रहने कारण खुद को बहुत बड़ा और रईस समझते थे। ये लोग जैसे ही रॉयल टेरिटरी से बाहर निकलकर आम जनता के बीच जाते थे, इनका तेवर ऐसे बदल जाता था जैसे कि ये वहां बहुत बहुत स्पेशल हो और इनसे स्पेशल इस दुनिया में और कोई नहीं। और ऐसे ऐसे लोग यहाँ स्वागत स्थल के द्वार पर खड़े धक्के मुक्के खा रहे थे और अंदर जाने को तरस रहे थे। राजकुमार हैरिस भी उन्हीं में से एक था जो द्वार पर खड़े सैनिक से बहस कर बैठा था अंदर जाने के लिए। लेकिन वो सैनिक उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे और उसे वहां से ऐसे भाग रहे थे जैसे कि वो कोई भिखारी हो। इसी समय अंदर उड़न खटोला जो कि जमीन पर उतर गया था, उस पर से 20 की संख्या में योद्धा नीचे उतरने लगे थे। उन सभी ने सोमालिया साम्राज्य के शाही सैनिकों का लाल ड्रेस पहना हुआ था, जो उन्हें बहुत खास दिखा रही थी। ये सभी योद्धा बहुत ताकतवर थे। ये युद्ध विद्याओं में इतने प्रशिक्षित थे कि ये इतने ही काफी थे किसी साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए। और उन्हीं के बीच में एक बेहद खूबसूरत लड़की चल रही थी, जो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स की बहन राजकुमारी माहिरा थी, जो बला की खूबसूरत थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का लॉन्ग फेयरी गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो कयामत लग रही थी। इस वक्त उसके सुंदर से मुखड़े पर कोई भाव नहीं था। वो ऐसे शांत थी जैसे कि चांदनी रात में कोई खूबसूरत फूल। वो जब उन शाही योद्धाओं के बीच में चलते हुए उड़न खटोला से नीचे उतर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग से कोई देवी धरती पर उतर रही हो। राजकुमारी माहिरा ने उड़न खटोला से नीचे उतरकर जैसे ही फूलों पर पैर रखा, अध्यक्ष जेम्स और उसके स्वागत में आए सभी लोग फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके पास पहुंच गए। राजकुमारी, आपका तहे दिल से यहाँ स्वागत है, अध्यक्ष जेम्स ने झुककर उसकी ओर फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। राजकुमारी माहिरा भी झुककर उनका अभिवादन करती है और मुस्कुराकर गुलदस्ता उनके हाथ से अपने दस्ताने पहने हुए हाथों में ले लेती है और विनम्रता से कहती है, शुक्रिया मिस्टर जेम्स, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। राजकुमारी माहिरा के व्यवहार और उनके बात करने के लहजे से ही सभी समझ गए थे कि वो कितनी समझदार और सभ्य लड़की थी, जिसे बड़ों का आदर करना अच्छे से आता था। इतने बड़े साम्राज्य से होने के बावजूद भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। और इस बात से सभी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ तो छोटे छोटे साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियों में भी इतनी घमंड होती थी, खुद के एक राजकुमार और राजकुमारी होने का कि कहा नहीं जा सकता है। और यही कारण था कि सभी को बहुत हैरानी हो रही थी। इसके बाद सभी ने बारी बारी से राजकुमारी माहिरा का स्वागत किया और फिर वो उन्हें अपने साथ स्वागत स्थल के भव्य भवन में लेकर जाने लगे। फूलों के राह पर आगे बढ़ते हुए राजकुमारी माहिरा को मुस्कुराता देखकर सभी यही कयास लगा रहे थे कि यहाँ का सजावट और सुंदरता राजकुमारी को काफी पसंद आया था। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। राजकुमारी माहिरा तो इस समय इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि वो पूरे 8 साल बाद अपने भाई से मिलने वाली थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो जब अपने भाई एलेक्स से अंतिम बार मिली थी तब वो महज 9 वर्ष थी और तब एलेक्स 10 साल का था, लेकिन आज भी माहिरा को अपने भाई का वो 10 साल वाला शक्ल वैसे ही याद है जैसे कि उसने उसे कल ही देखा था। सच कहा जाए तो वो इस वक्त अपने भाई से मिलने के लिए जितना बेसब्र हुए जा रही थी, उसकी इस भावना को कोई नहीं समझ सकता था। उसका जी कर रहा था वो दौड़कर अपने भाई को गले से लगा ले, लेकिन अभी तो उसे इतना भी नहीं पता था कि उसका भाई इस वक्त है कहाँ और कब वो उससे मिल पाएगी। आगे बढ़ते हुए ही वो अपनी सब्र को टूटता देखकर अध्यक्ष जेम्स से खुद को ये कहने से रोक नहीं पाती है, मिस्टर जेम्स, क्या आप इसी वक्त मेरे लिए एक रथ की व्यवस्था कर सकते हैं? राजकुमारी माहिरा ने अधीर स्वर में कहा। हाँ क्यों नहीं राजकुमारी, मैंने आपकी शाही रथ आपके यहाँ आने से पहले ही मंगवा दी थी जो आपके दादाजी ने यहाँ खरीद रखी थी, अध्यक्ष जेम्स ने कहा। अध्यक्ष जेम्स उसी रथ की बात कर रहा था
जिसको एलेक्स के दादाजी ने एलेक्स के लिए यहाँ खरीद रखा था, जो यही रॉयल टेरिटरी एलेक्स के बंगले पर था। अध्यक्ष जेम्स ने जैसे ही सुना था कि सोमालिया साम्राज्य से राजकुमारी माहिरा यहाँ आ रही है तो उन्होंने पहले ही उस 8 सुंदर घोड़ों वाले शाही रथ को यहाँ मंगवा लिया था। तभी राजकुमारी, ये लीजिए सुप्रीम कार्ड, कहते हुए अध्यक्ष जेम्स ने राजकुमारी माहिरा की ओर एक सुप्रीम कार्ड बढ़ा दिया, जिसे देखकर माहिरा हैरानी में अध्यक्ष जेम्स को देखने लगी। ये कार्ड तो आपको मेरे भैया को देना था ना, तो ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उसने कहा। क्षमा चाहता हूं राजकुमारी, लेकिन अभी तक आपके भाई मेरे पास इस कार्ड को लेने के लिए नहीं आए थे, इसीलिए ये सुप्रीम कार्ड अब तक मेरे ही पास है, अध्यक्ष जेम्स ने माफी मांगते हुए कहा। अध्यक्ष जेम्स को इतना पता था कि सोमालिया साम्राज्य से कोई राजकुमार उनसे इस सुप्रीम कार्ड को लेने आएगा, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। इसलिए उन्होंने सुबह यहां आते वक्त इस कार्ड को भी अपने साथ ले लिया था ताकि वो इस कार्ड को राजकुमारी को दे सकें। राजकुमारी माहिरा को इस बात से थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने उस कार्ड को अपने हाथ में ले लिया और अध्यक्ष जेम्स से कहा, मिस्टर जेम्स, मुझे इसी वक्त अपने बंगले पर जाना है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। राजकुमारी माहिरा की बात सुनकर अध्यक्ष जेम्स ने रिक्वेस्ट करते हुए, किंतु राजकुमारी, आप बहुत लंबी यात्रा करके आई हैं और आप बहुत थक गई होंगी और आपको भूख भी तो लगी होगी, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, कृपया यहां रुककर आराम कर लीजिए। मैंने आपके लिए यहां हर तरह की बंदोबस्त करवा दिया है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मुझे माफ करिए, मैं यहाँ अब और नहीं रुक पाऊंगी। राजकुमारी माहिरा ने कहा। वो जल्द से जल्द बंगले पर जाकर अपने भाई से मिलना चाहती थी। अच्छा, कम से कम जाने से पहले आप कुछ खा तो लीजिए, अध्यक्ष जेम्स ने उम्मीद भरी नजरों से राजकुमारी माहिरा को देखते हुए आग्रह किया। खाऊंगी, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं 1 घंटे में यहाँ लौटकर आती हूँ, फिर हम बैठकर साथ में खाएंगे। अब तो आप खुश हैं ना? राजकुमारी माहिरा ने कहा। ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा, अध्यक्ष जेम्स ने कहा और उनकी बात सुनकर राजकुमारी माहिरा अपने शाही सैनिकों के साथ भवन से बाहर आ गई और बाहर खड़े 8 घोड़े वाले उस सुंदर रथ में बैठकर स्वागत स्थल से बंगले के लिए निकल गई। राजकुमारी माहिरा का रथ आगे पीछे से दो रथों के बीच में थी, यानी कि जिस रथ में राजकुमारी माहिरा बैठी थी उसके आगे भी 2 रथ था और पीछे भी 2 रथ था जिन पर उसके सैनिक बैठे हुए थे। स्वागत स्थल के द्वार से जब उसका रथ बाहर निकला तो वहां इकट्ठा हुए सभी का ध्यान 8 घोड़ों वाले रथ पर ही था। सभी ने ये देखने का बहुत कोशिश किया कि उसमें कौन बैठा था, लेकिन उसके पर्दे लगे होने की वजह से कोई भी ये देख नहीं सका कि उसके अंदर कौन बैठा था। राजकुमारी माहिरा ने सोचा था कि उसका भाई उसे बंगले पर मिलेगा, लेकिन बंगले पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं था। अपने भाई के ना मिलने पर उसने एक मंत्र उच्चारण किया और तभी उसके हाथ में एक तोता प्रकट हो गया, जिसे देखते हुए राजकुमारी माहिरा ने उससे कहा, ए मेरे खोजी तोता, मुझे मेरे भाई के पास ले चल। कहकर राजकुमारी माहिरा ने उस तोते को आसमान में उड़ा दिया और आसमान में आते ही वो तोता थोड़ा फड़फड़ाया और फिर उस दिशा में जाने लगा जिधर से उसे एलेक्स की आभा आती हुई महसूस हुई। ये तोता एक खास तरह की तोता थी जो एलेक्स के परिवार का अपना पुश्तैनी तोता था। इस तोता को शाही परिवार के सभी सदस्यों के आभा का पहचान था और ये शाही परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे वो कहीं भी हो, उसके आभा का पीछा करते हुए ये उन तक पहुंच जाती थी। फिलहाल वो तोता उस दिशा में जाने लगी थी जिधर एलेक्स था और उसी का पीछा करते हुए राजकुमारी माहिरा भी अपने सैनिकों के साथ उसी ओर जाने लगी थी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, राजकुमारी का गुस्सा। वो तोता एक खास तरह का तोता था जो एलेक्स के परिवार का अपना पुश्तैनी तोता था। इस तोता को शाही परिवार के सभी सदस्यों के आभा का पहचान था और ये शाही परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे वो कहीं भी हो, उनके आभा का पीछा करके ये उन तक पहुंच जाती थी। फिलहाल वो तोता उस दिशा में जाने लगी थी जिधर एलेक्स था और उसी का पीछा करते हुए राजकुमारी माहिरा भी अपने सैनिकों के साथ उसी ओर जाने लगी थी। भाइयों, बहुत रह लिया दूर हम दोनों ने एक दूसरे से, लेकिन अब बस कुछ और पल फिर मैं आपके पास होंगी, राजकुमारी माहिरा ने खुद से कहा। राजकुमारी माहिरा बचपन से ही प्यार से अपने भाई को भैयू बोलती थी। हालांकि वो ऐसा खुद से कहना नहीं सीखी थी, बल्कि उसने अपनी माँ को अपने भाई को ऐसा कहते हुए सुना था। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा भी था कि वो मामा को भाई की बजाय भैयू क्यों बोलती थी, तो उसकी माँ उससे बताती थी कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो प्यार से अपने भाई को भैयू कहती थी। और क्योंकि माहिरा भी बचपन से ही अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो भी एलेक्स को भैयू बोलती थी। फिलहाल उनकी रथ उस काल कोठरी के करीब पहुंचने को थी जिसमें एलेक्स को बंद किया गया था। ये कारागार रॉयल टेरिटरी में ही था, लेकिन ये घरों वाले क्षेत्रों से हटकर थोड़े सुनसान जगह पर था, जो चारों तरफ से 2 किलोमीटर विस्तारित एक वृत्ताकार जंगल के बीच में था।
बोले तो एक ऐसे घने जंगल के बीच जो 12.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के वृत्ताकार जंगल के रूप में फैला हुआ था और उसी जंगल के केंद्र में वो काल कोठारी था। फिलहाल घने जंगल के कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए राजकुमारी माहिरा सोच रही थी कि आखिर उसका भाई इतने घने जंगल में क्या कर रहा था। लेकिन जल्द ही जब वो तोता उड़ते उड़ते एक बड़े से काले भवन में जा घुसी तो राजकुमारी माहिरा गौर से उस भवन को देखने लगी, जहां पर बहुत अधिक संख्या में रॉयल टेरिटरी के सैनिक तैनात थे। ये देखकर उसे समझते देर नहीं लगा कि ये एक कारागार था, जिस कारण वो फिर से सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि आखिर उसका भाई इस काल कोठरी में क्या कर रहा था। वो झट से रथ से बाहर निकली और अपने शाही सैनिकों के साथ कारागार के द्वार पर पहुंच गई। हालांकि इससे पहले कि वो कारागार के अंदर जा पाती मुख्य द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए राजकुमारी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि काल कोठरी में सिर्फ रॉयल टेरिटरी के अध्यक्ष और शाही सैनिक ही आ जा सकते हैं, इसके अलावा किसी का भी यहाँ आना वर्जित है, एक सैनिक ने कहा। काल कोठरी के सैनिकों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त उनके सामने खड़े लोग कौन थे और किसे रोकने का उन लोगों ने दुस्साहस किया था। सच में अगर उन्हें ये पता होता कि वो कौन थे तो वो उन्हें रोकने की तो दूर की बात थी, वो सामने से उन्हें नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। खैर, उनके राजकुमारी माहिरा का रास्ता रोकने से उसके शाही सैनिकों को गुस्सा आ गया था। तभी उनमें से एक सैनिक कह उठा, तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग किसका रास्ता रोक रहे। इससे पहले कि राजकुमारी माहिरा का वो सैनिक अपना बात पूरा कर पाता, राजकुमारी ने इशारे में उसे चुप करा दिया और खुद कहने लगी, मुझे आपके कारागार के नियम कायदों का कद्र है और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर नियम तो नियम होता है जिसका पालन सभी को करना चाहिए और मुझे भी। खैर, मैं यहाँ एलेक्स से मिलने आई हूँ, क्या आप उन्हें बाहर बुला देंगे। राजकुमारी माहिरा की विनम्रता देखकर द्वार पर खड़े सैनिक उनसे बेहद प्रभावित हुए। उन लोगों ने तो सोचा था कि मना करने पर वो लोग उन पर भड़क जाएंगे, जिसके बाद वो लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने की तो बात दूर की थी, राजकुमारी ने उनसे इतनी विनम्रता से बात किया कि उनके नजरों में राजकुमारी के लिए सम्मान पैदा हो गई। तभी, माफ कीजिए लेकिन यहाँ पर एलेक्स नाम का तो कोई नहीं है, द्वार पर खड़े सैनिकों में से एक ने कहा। दरअसल इन सैनिकों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि एलेक्स नाम का कोई कारागार में मौजूद था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद आप सभी को पता नहीं होगा, कृपया जाकर अंदर देखिए, वो जरूर अंदर ही होंगे, राजकुमारी माहिरा ने कहा। और उसकी बात सुनकर उनमें से किसी भी सैनिक ने कुछ भी नहीं कहा, बजाय इसके उनमें से एक सैनिक अंदर चला गया। वो सैनिक अंदर आकर सीधे प्रमुख योद्धा को ढूंढने लगा जो कि वहीं काल कोठरी में था और एलेक्स को कोड़े मार रहा था। हाँ, वो एलेक्स को कोड़े मार रहा था। उसने एलेक्स का दोनों हाथ ऊपर उठाकर रस्सी से बांध दिया था और उसे ताबड़तोड़ कोड़े मार रहा था। वो अब तक उसे इतना कोड़े मार चुका था कि उससे एलेक्स का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। और अभी भी वो उसे मारे जा रहा था और उससे बार बार गुस्से में पूछ रहा था, बता बता हरामजादे, तूने ये किसका अंगूठी चुराया है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्वोट। योद्धा को लग रहा था कि वो एलेक्स को इस तरह से प्रताड़ित करके उसके मुंह से सच्चाई उगलवा लेगा। लेकिन हर बार एलेक्स उसके पूछने पर यही कह रहा था कि वो अंगूठी उसी का था और ये बात योद्धा मानने को तैयार नहीं था। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा, कहकर योद्धा एक बड़े से कटोरे में नमक लेकर आ गया और उसे एलेक्स को दिखाते हुए कहा, अगर तूने नहीं बताया कि तूने किसके हाथ से उस जादुई स्टो अंगूठी को चुराया था, तो मैं तेरे जख्मों पर नमक डाल दूंगा और फिर तेरा क्या होगा ये तू अच्छे से जानता है। चल अब जल्दी से बता कि वो अंगूठी किसका है, कहकर योद्धा एलेक्स की आंखों में देखने लगा जिसमें डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। तभी एलेक्स अपने मुंह से बहते खून को नीचे थूकते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी हदें पार कर दी है, जिसका जल्द ही तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखना तुम बहुत पछताओगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है। एलेक्स ने कहा है था कि तभी राजकुमारी माहिरा का खोजी तोता उड़ते हुए वहां पहुंच गया, जिसे देखते ही एलेक्स मुस्कुराने लगा। वो समझ गया कि उसकी बहन यहां आ चुकी है, जो अब उसे इस दलदल रूपी काल कोठरी से बाहर निकाल लेगी। वहीं एलेक्स की बातें योद्धा लेविस को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन उसे खुद के पीछे देखते हुए मुस्कुराता देखकर वो कंफ्यूज जरूर हो गया। वो भी ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि उसके पीछे क्या था। तो उसने देखा कि वहां पर एक सुंदर सा तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहा था, जिसे देखकर इससे पहले कि वो कुछ भी समझता तभी वो सैनिक वहां पहुंच गया और उसने झुककर अभिवादन करते हुए योद्धा लेविस से कहा, महामहिम, एक राजकुमारी आई है जो किसी एलेक्स से मिलना चाहती है। उस सैनिक ने जैसे ही इतना कहा, योद्धा लेविस मुड़कर एलेक्स को देखने लगा और कहा, अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, अंगूठी की मालकिन आ चुकी है, कहकर योद्धा लेविस वहां से चला गया।
योद्धा लेविस यही सोच रहा था कि वो राजकुमारी अंगूठी के लिए ही एलेक्स को ढूंढते हुए यहां तक आई थी। वो फटाफट कारागार के बाहर आ गया। हालांकि उसने जैसे ही राजकुमारी माहिरा के पीछे खड़े सैनिकों को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगा कि वो सभी सोमालिया साम्राज्य के शाही सैनिक थे, क्योंकि उन्होंने लाल पोशाक पहना हुआ था। और वो ये बात अच्छे से जानता था कि लाल पोशाक अर्जेंटीना राज्य में केवल सोमालिया साम्राज्य के शाही सैनिक ही पहनते थे। और इस बात के समझते ही उसे ये भी समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ी खूबसूरत राजकुमारी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी माहिरा थी। इतनी बड़ी शख्सियत उसके सामने खड़ी थी, ये देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे। उसके लिए इस वक्त राजकुमारी माहिरा का अपने सामने होना ऐसा ही था जैसे कि उसके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। वो तुरंत झुककर अभिवादन करते हुए कहा, राजकुमारी का यहाँ स्वागत है। कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। सच पूछो तो वो अपने सामने इतनी बड़ी शख्सियत को देखकर अंदर से बहुत हड़बड़ा गया था और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे और उनसे कैसे बात करे। आइए न राजकुमारी, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? योद्धा लेविस ने हड़बड़ा कर किंतु विनम्रता पूर्वक कहा। अरे तुम्हारे सैनिक हमें अंदर जाने देंगे तो न हम अंदर जाएंगे, तुम्हारे सैनिकों ने तो हमें आधे घंटे से बाहर रोक रखा है। राजकुमारी के तो खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। योद्धा लेविस के बात पर राजकुमारी माहिरा के पीछे खड़ा उसका सैनिक बोला। क्या? योद्धा लेविस घबरा गया। वो तुरंत घुटने पर बैठ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, राजकुमारी हमारे सैनिकों की गलती के लिए हमें माफ कीजिए। शायद वो आपके बारे में नहीं जानते इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, वरना आप ही सोचिए न, क्या आपको कोई रोक सकता है? अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके सैनिकों ने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। राजकुमारी माहिरा ने कहा और उनकी बात सुनकर योद्धा लेविस ने चैन का सांस लिया। चलो अच्छा हुआ राजकुमारी नाराज नहीं हुई, वरना तो। उसने मन ही मन सोचा और खड़ा होकर उन्हें अंदर चलने का इशारा किया। वहीं द्वार पर खड़े सैनिकों के तो इस समय डर से रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका प्रमुख जिस तरह से राजकुमारी और उसके सैनिकों के सामने घुटने टेक गया था, इससे वो सभी इतने तो समझ गए थे कि वो लोग जो कोई भी थे, कोई आम लोग नहीं थे। और इसीलिए उन्हें अंदर आता देखकर वो सभी नीचे झुक गए। राजकुमारी और उनके सैनिकों के अंदर जाते ही योद्धा लेविस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने सैनिकों पर टूट पड़ा। सालों बेवकूफों, तुम में से किसने रोका था इन्हें अंदर जाने से? तुम्हें पता भी है कि ये लोग कौन है? उनके सामने हम जैसे लोगों की खड़े होने तक की औकात नहीं है और तुम लोगों ने उन्हें आधे घंटे तक गेट पर रोक कर रखा। वो तो शुक्र मनाओ कि वो राजकुमारी इतनी दयालु है कि वो नाराज नहीं हुई, वरना आज तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाती। माफ कीजिए महामहिम, हमें पता नहीं था, अन्यथा हम ऐसी गुस्ताखी करने की सपने में भी कोशिश नहीं करते। सभी सैनिकों ने घुटने टेककर अपनी अपनी गलती के लिए माफी मांगा। योद्धा लेविस ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और दौड़ते हुए अंदर भाग गया। अंदर आते ही उसने राजकुमारी को बैठने के लिए कुर्सी दिया। राजकुमारी माहिरा कुर्सी पर बैठी ही थी कि तभी उसकी नजर सामने मेज पर रखे जादुई स्टो अंगूठी पर चली गई, जिसे देखते ही वो उसे पहचान गई कि वो उसके भाई की अंगूठी है। तभी, राजकुमारी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? किसी से संदेश भिजवा दिया होता, मैं खुद ही आपके पास आ जाता। योद्धा लेविस ने अभी कहा ही था कि तभी राजकुमारी माहिरा मेज पर पड़े अंगूठी को अपने हाथ में उठाते हुए हैरानी में कहती है, ये तो मेरे भाई राजकुमार जियान की अंगूठी है, ये यहाँ कैसे? राजकुमारी माहिरा का बात सुनकर सभी उस अंगूठी को देखने लगे, योद्धा लेविस भी। तभी, मैंने इसे यहाँ रखा है, राजकुमारी, योद्धा लेविस ने कहा। साथ ही वो ये कहते हुए मन ही मन इस बात को लेकर खुश भी हो रहा था कि अच्छा हुआ जो उसने उस चोर के हाथ से इस अंगूठी को छीन लिया था, और इसी के साथ अब उसे ये भी पता चल गया था कि ये कीमती अंगूठी राजकुमार जियान का था। अब तो वो ये सोचने लगा था कि एलेक्स को राजकुमारी के हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। आखिर उसने उनके भाई राजकुमार जियान की अंगूठी चुराई थी। लेकिन ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? राजकुमारी महिरा ने अपने सामने खड़े योद्धा लेविस से पूछा। वो तो शुक्र मनाए राजकुमारी की वो चोर पकड़ा गया था, वरना ये अंगूठी तो मुझे कभी मिलती ही नहीं, योद्धा लेविस ने कहा। और उसकी बात सुनकर राजकुमारी माहिरा कंफ्यूज हो गई। क्या कहा? ये अंगूठी आपको एक चोर के पास से मिली? राजकुमारी माहिरा ने चौंक कर पूछा। हाँ राजकुमारी, ये अंगूठी मुझे एक चोर के पास से मिली, योद्धा लेविस ने कहा। और उसकी बात सुनकर राजकुमारी माहिरा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ही कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे भाई के हाथ से ये अंगूठी छीनी? उसे जल्दी से मेरे सामने पेश किया जाए। राजकुमारी माहिरा को गुस्से में देखकर योद्धा लेविस मन ही मन सोचा, अब तो तेरी खैर नहीं बेटे, तूने राजकुमार जियान का अंगूठी चुराकर अच्छा नहीं किया। अब तुझे इनके हाथों मरने से मैं तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता।
आप गुस्सा मत होइए राजकुमारी, मैंने उसके इस दुस्साहस के लिए उसे इतने कोड़े मारे हैं कि वो अब चोरी करने की तो दूर की बात है, वो चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। योद्धा लेविस ने राजकुमारी महिरा से कहा, आपने उस चोर के साथ क्या किया है और उसे कितनी सजा दिया है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे इसी वक्त उस चोर के पास लेकर चलिए, मैं उसे खुद अपनी हाथों से सजा देना चाहती हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अंगूठी चुराने का। कहकर राजकुमारी माहिरा चोर के पास जाने के लिए खड़ी हो गई। योद्धा लेविस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजकुमारी माहिरा को चोर के पास ले जाने से मना कर दे, ये जानते हुए कि रॉयल टेरिटरी के अपराधियों को सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रॉयल टेरिटरी के शाही सैनिकों को था। मेरे पीछे आइए राजकुमारी, कहकर योद्धा लेविस राजकुमारी माहिरा को उस ओर ले जाने लगा जिधर उसने एलेक्स को काल कोठरी में बंद कर रखा था। राजकुमारी माहिरा कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने भाई के साथ कुछ भी गलत हो ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और इस समय तो वो इतने गुस्से में थी कि वो उस चोर को मार ही डालना चाहती थी जिसने उसके भाई का अंगूठी चुराया था। हालांकि जल्द ही जब वो एलेक्स के पास पहुंची और उसे खून से लथपथ देखा तो वो चीख उठी, भैया। वो दौड़ते हुए एलेक्स के पास पहुंचकर उसे अपने गले से लगा ली। भैया, ये सब कैसे हुआ? उसने घबराकर अपने भाई से पूछा। वहीं योद्धा लेविस ने जब राजकुमारी माहिरा को एलेक्स को भैया कहते सुना तो उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसे इतना जोर का झटका लगा कि वो एक पल को खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एकाएक वो बात याद आ गई जो थोड़ी देर पहले एलेक्स ने उससे कहा था, और अब उसे ये समझते देर नहीं लगा कि क्यों एलेक्स ने थोड़ी देर पहले वो बात उससे कहा था। यानी कि राजकुमार जियान और एलेक्स दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही है। इसका मतलब राजकुमार जियान ही एलेक्स है। इस बात के समझते ही योद्धा लेविस के तो पसीने छूटने लगे थे। उसका मन कर रहा था कि धरती पट जाए और आने वाले तूफान के आने के पहले ही वो उसमें समा जाए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। उत्सुकता। योद्धा लेविस ने जब राजकुमारी माहिरा को एलेक्स को भैया कहते सुना तो उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसे इतना जोर का झटका लगा कि वो एक पल को खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एकाएक वो बात याद आ गई जो थोड़ी देर पहले एलेक्स ने उससे कहा था, और अब उसे ये समझते देर नहीं लगा कि क्यों एलेक्स ने थोड़ी देर पहले वो बात उससे कहा था। यानी कि राजकुमार जियान और एलेक्स दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही है। इसका मतलब राजकुमार जियान ही एलेक्स है। इस बात के समझते ही योद्धा लेविस के तो पसीने छूटने लगे थे। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और आने वाले तूफान के आने के पहले ही वो उसमें समा जाए। आखिर उसने इतना बड़ा गलती जो किया था जिसके माफी का कोई गुंजाइश ही नहीं था। पहली बात तो उसने ऐसे शख्स पर हाथ उठाया जिसके सामने उसके खड़े होने की भी औकात नहीं थी, और उसने न जाने राजकुमार जियान को क्या क्या बोला था भला। हे भगवान, अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उसने अपने थूक को गले से नीचे उतारते हुए मन ही मन प्रार्थना किया और उठकर भागते हुए आकर एलेक्स का बंधा हुआ हाथ खोल दिया और वहीं उनके पैरों के सामने घुटने पर बैठ गया। इस वक्त उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी, हालांकि उसकी रोआई जरूर निकल गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगा था। मेरे भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट? कहते कहते वो अपनी भाई की दुर्दशा देखकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने राजकुमारी को रुला दिया। ये सोचकर ही योद्धा लेविस के तो हाथ पांव फूलने लगे। वो अपने जिन भुजाओं से लोहे तक को तोड़ देता था अब उसे ऐसा लगने लगा कि उनसे लकड़ी तक नहीं टूटेगा। माही, चुप हो जा मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं हुआ, देख मैं ठीक हूं। एलेक्स अपनी बहन को खुद की दुर्दशा पर रोता देखकर उसके सिर को प्यार से सहलाकर चुप कराते हुए कहा। नहीं भाइयों, आप ठीक नहीं हो, राजकुमारी माहिरा ने रोते हुए ही कहा। तभी, राजकुमारी आप मुझे मार डालिए, राजकुमार के इस हालात का जिम्मेदार मैं हूं, कहकर योद्धा लेविस ने अपना लॉकेट तोड़कर खुद से अलग कर दिया ताकि राजकुमारी उस पर हमला करे तो रॉयल टेरिटरी का स्वचालित सुरक्षा स्तंभ उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। वहीं उसकी बात सुनकर राजकुमारी माहिरा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। साले हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चिल्लाते हुए कहकर गुस्से में राजकुमारी माहिरा ने अपने म्यान से तलवार निकाल लिया और उसे योद्धा लेविस पर चला दिया। योद्धा लेविस ने भी खुद को राजकुमारी के हमले से बचाने का कोशिश नहीं किया। उसने उसे ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे कि इससे आसान रास्ता उसके पास और कोई नहीं था इस गलती के भरपाई का। हालांकि इससे पहले कि राजकुमारी माहिरा की धारदार तलवार योद्धा लेविस के गर्दन से टकराकर उसके सिर को उसके धड़ से कलम करती, एलेक्स ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। भाई मुझे रोकिए मत, मैं इसे मार डालना चाहती हूँ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर इतना जुल्म करने का? और इसने आपको चोर समझा, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे मरना होगा। राजकुमारी माहिरा ने गुस्से में कहा। नहीं माही, तुम ऐसा नहीं कर सकती,
हाँ, मैं मानता हूँ कि इसने गलती किया है, लेकिन इसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं किया है कि इसे जान से मारा जाए। एलेक्स ने राजकुमारी माहिरा को समझाते हुए कहा। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? इसने आप पर हाथ उठाया, सोमालिया साम्राज्य के उत्तराधिकारी पर, सोमालिया साम्राज्य के अगले सम्राट पर। ये गलती नहीं बल्कि घोर अपराध है भाई, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। राजकुमारी माहिरा ने कहा। माही मेरी बहन, क्या तुम अपने भाई की बात नहीं मानोगी? एलेक्स ने अपनी बहन को योद्धा लेविस को जान से मारने के लिए हट पर अड़ा देखकर कहा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी माहिरा ने न चाहते हुए भी खुद के गुस्से पर काबू किया और अपने तलवार को म्यान में रखकर उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, भाई आप इतने दयालु क्यों हो? इस आदमी ने आपको इतना मारा, इसके बावजूद भी आप इसे बचाना चाहते हैं। सच में अगर एलेक्स की जगह कोई और होता तो उसने अब तक योद्धा लेविस को उसकी गुस्ताखी के लिए जान से मार दिया होता, और ये बात योद्धा लेविस भी अच्छे से समझ रहा था, और यही कारण था कि वो इस समय एलेक्स के पैरों पर गिरा हुआ था। उसका दिल इस बात को सोचकर ही जोर से धड़क रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे मान लिया था कि एलेक्स ने चोरी किया था, जिसके पास असीम दौलतें थी, जो चुटकियों में यूं पूरे सेंट लूसिया को खरीद सकता था, वो एक मूर्ति क्यों चुराएगा भला? एलेक्स भी ये बात अच्छे से समझ रहा था कि योद्धा लेविस को उसकी गलती का एहसास हो चुका था, हालांकि उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि वो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। हालांकि इसकी वजह ये नहीं थी कि वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ऐसा कर रहा था, बल्कि वो तो अपनी रो रही बहन को चुप कर रहा था, जो उसकी खून से लथपथ शरीर को देखकर बहुत दुख में थी। माही, मेरी प्यारी बहन, तुम ऐसा सोचना बंद करो कि इसने मुझे कोड़े मारे और उससे मुझे बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं माही, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच कहूं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये जब मुझे कोड़े मार रहा था तो मुझे मजा आ रहा था। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर माहिरा चुप होने की बजाय और चिंतित हो गई। भाई, आपका शरीर जगह जगह से पूरी तरह से जख्मी हो गया है और उससे लगातार खून निकल रही है, और आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है। राजकुमारी माहिरा ने नाराजगी में कहा, और उसकी बात सुनकर एलेक्स हंसने लगा। भाइयों, क्या तुम हंसना बंद करोगे? मुझे तकलीफ हो रही है। राजकुमारी माहिरा ने कहा। माही, क्या मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं? एलेक्स ने मुस्कुराकर अपनी बहन से कहा। भाइयों, मजाक मत करो और घर चलो, मैं तुम्हारे जख्मों पर मलहम पट्टी कर दूंगी, उससे तुम्हें राहत मिलेगी। राजकुमारी माहिरा ने कहा, और उसकी बात सुनकर एलेक्स अपनी शक्तियां सक्रिय कर देता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है उसका शरीर दिव्य पुरुष की तरह चमकने लगता है। ये देखकर राजकुमारी माहिरा इससे पहले कि कुछ समझ पाती वो देखती है कि उसके भाई का जख्म बहुत तेजी से ठीक होने लगा है, और उसके देखते ही देखते एलेक्स के सारे जख्म ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि वो पहले उसके शरीर पर थे ही नहीं, यहाँ तक कि उसके कपड़े पर लगा खून भी ऊर्जा बनकर उसमें समा जाता है। और ये देखकर राजकुमारी माहिरा बहुत हैरान हो जाती है। भाई, ये आपने कैसे किया? उसने एलेक्स से हैरानी में पूछा। ये एक जादू है, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी हैरान बहन से कहा। भाई, मजाक मत करो और सच सच बताओ कि तुमने ये चमत्कार कैसे किया? राजकुमारी महिरा ने उत्सुकतावश पूछा। वो ये बात अच्छे से जान रही थी कि उसके भाई ने अभी अभी जो किया था वो कोई जादू नहीं था, और ना ही वो कोई ऐसा घटना था जिसे नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि इस तरह की सेल्फ रिकवरी क्षमता का होना कोई आम बात नहीं था। ऐसा तो उसके वो महान ट्रेनर्स भी नहीं कर पाते थे जो अकेडमी में उसे युद्ध तकनीकें सिखाते थे। तभी एलेक्स ने अपनी हैरान बहन की हैरानी को दूर करने के लिए कहा, माही, ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं 9th ग्रेड का योद्धा हूं। ये सुनकर उसकी बहन चौंक गई। क्या कहा? 9th ग्रेड का योद्धा? वो इस समय जितनी हैरान थी उससे कहीं अधिक वो खुश हो गई थी। अपने भाई का उपलब्धि जानकर वो भावुक हो गई। उसने तुरंत अपने भाई को गले से लगा लिया और कहा, भाई, मुझे पता था कि आप एक दिन बहुत महान योद्धा बनोगे, और आखिरकार आपने वो कर दिखाया। साथ ही आपने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी भी मानव ने नहीं किया। मेरे भाई, तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुमने आज अपने इस बहन का दिल खुश कर दिया। वहीं योद्धा लेविस ने जब सुना कि एलेक्स 9th ग्रेड का योद्धा था तो ये सुनकर उसके हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो तो अभी तक यही सोच रहा था कि एलेक्स एक 0 ग्रेड का बेकार और बहुत बेकार राजकुमार था। लेकिन वो जिसे इतना बेकार और घटिया समझा रहा था वो तो 9th ग्रेड का योद्धा निकला। उसकी नज़र में एकाएक एलेक्स के लिए सम्मान की भावना पैदा हो गई। वो उससे बहुत प्रभावित हो गया। हे भगवान, जिसे पूरा सेंट लूसिया 0 ग्रेड का एक निकम्मा योद्धा समझता है वो तो 9th ग्रेड का महायोद्धा है। जो योद्धाओं का वो स्तर है कि लोग वहां तक पहुंचने का सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। योद्धा लेविस ने हैरानी में मन ही मन सोचा। तभी राजकुमार, राजकुमारी, इनकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, कहते हुए अध्यक्ष जेम्स वहां आकर उनके सामने घुटने पर बैठ गया। हाँ, दरअसल अध्यक्ष जेम्स को काल कोठरी में क्या चल रहा था इस बारे में सब कुछ पता चल गया था, और अपने सैनिकों की उसी गलती की माफी के लिए वो भागते हुए यहाँ आ पहुंचा था।
आखिर यहाँ पर जितने भी सैनिक थे, यहाँ तक कि योद्धा लेविस को भी तो उन्होंने ही यहाँ पर रिक्रूट किया हुआ था, और वो नहीं चाहता था कि उसके सैनिकों की वजह से राजकुमार और राजकुमारी उनसे नाराज हो जाएं। आखिर नौकर गलती करता है तो सवाल तो मलिक पर ही उठाया जाता है, क्योंकि उसी ने तो उसे काम पर रखा था। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया उठिए। एलेक्स ने अध्यक्ष जेम्स को इज्जत के साथ सहारा दिया। उसे अपने सामने अध्यक्ष जेम्स का घुटने टेकना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अध्यक्ष जेम्स उससे उम्र में कम से कम 3 गुना बड़े थे। और तो और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी जो उन्हें माफी मांगना चाहिए। गलती आपकी नहीं है जो आप हमसे माफी मांग रहे हैं। गलती इस आदमी ने किया है। इसने मेरे भाई को चोर समझा, साथ ही इसने मेरे भाई को बहुत मारा। अगर मेरा भाई दयालु नहीं होता तो मैं अब तक इसे जान से मार चुकी होती। क्यों रखा है आपने ऐसे बेवकूफों को नौकरी पर? अगर आप हमारी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को निकाल दीजिए नौकरी से। राजकुमारी माहिरा ने गुस्से में कहा। जी राजकुमारी, मैं अभी इन्हें नौकरी से निकाल देता हूँ, कहकर अध्यक्ष जेम्स योद्धा लेविस की ओर गुस्से में देखने लगा, जो घुटने पर बैठा अपना सिर नीचे झुकाए हुए था। बाहर हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है, अध्यक्ष जेम्स ने कहा। और उनकी बात सुनकर योद्धा लेविस बिना उनकी तरफ देखे खड़ा हो गया और मन मारकर वहां से जाने लगा कि तभी एलेक्स ने कहा, ठहरो। बात सुनकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर अपना सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, तुम्हें नौकरी छोड़कर यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे इतना कहकर एलेक्स अध्यक्ष जेम्स से कहता है, आपको इन्हें नौकरी पर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया वो इनसे भूल से हुई है, और वैसे भी उस वक्त परिस्थिति ऐसा बना था कि इनके जगह कोई भी होता, चाहे मैं ही क्यों ना, तो मैं भी वही करता जो इन्होंने किया था। राजकुमार एलेक्स का दरियादिली देखकर योद्धा लेविस का दिल रो पड़ा। वो दौड़कर एलेक्स के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, मेरी नौकरी बचाकर आपने मुझ पर एहसान ही नहीं किया बल्कि मुझे एक नया जीवनदान दिया है। मैं आपके इस एहसान का आजीवन कर्जदार रहूंगा राजकुमार। नौकरी जाने के बाद से योद्धा लेविस का दिल बैठ गया था, क्योंकि अगर नौकरी चली जाती तो उसे रॉयल टेरिटरी छोड़ना पड़ता और उसे अपने परिवार को भी रॉयल टेरिटरी से बाहर ले जाना पड़ता, और ऐसे में ना सिर्फ वो अपने परिवार को अच्छी जीवन देने में नाकाम रहता बल्कि धन को लेकर भी वो तंग हो जाता और शायद उसे गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती। वो तो वैसी जिंदगी जी लेता, मगर वो अपने बीवी बच्चों और माँ बाप को उस हाल में कभी नहीं देख पाता। अच्छा, अब हम चलते हैं, एलेक्स ने कहा और अपनी बहन के साथ काल कोठरी से निकल गया और अपने रॉयल टेरिटरी के बंगले पर पहुंच गया। आज पूरा दिन वो अपने प्यारी बहन के साथ ही रहा और उससे खूब सारी बातें किया। परिवार के हाल चाल से लेकर बचपन की यादें, ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर उन दोनों ने बातें नहीं की। पूरे 8 साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी उन दोनों में उतना ही प्यार था जितना कि बचपन में। अगले दिन सुबह होते ही एलेक्स नहा धोकर फटाफट तैयार हुआ और हिना से किए हुए वादे के मुताबिक एक अच्छा सा पोशाक पहन लिया जिसमें वो काफी आकर्षक लग रहा था। उसने एक नजर खुद को कमरे के बड़े से आईने में देखा और कमरे से निकलकर आंगन में आ गया, जहां पर इस समय उसकी बहन एक छोटे से सुंदर से बोलने वाले बंदर के साथ खेल रही थी। ये बोलने वाला सुंदर बंदर भी उन्हीं उपहार में से एक था जो एलेक्स को उसके दादाजी ने उसे दिया था। फिलहाल वो अपनी बहन के पास आया और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, माही तुम अपना ख्याल रखना, मैं आश्रम जा रहा हूँ। भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ आश्रम चलूंगी, माहिरा ने अपने भाई से आग्रह किया और उसकी बात सुनकर एलेक्स सोच में पड़ गया। लेकिन माही, अगर तुम साथ चलोगी तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी, और तुम्हें पता है ना कि अभी मैंने सिर्फ परीक्षा पास किया है, अभी तक दादाजी ने मुझे घर आने का आदेश नहीं दिया है और इसीलिए मैं अभी अपना पहचान उजागर नहीं कर सकता। एलेक्स ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, भैया, यहाँ भला मुझे कौन जानता है जो आपकी पहचान उजागर हो जाएगी, कोई संदेह करेगा भी तो कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं। राजकुमारी माहिरा ने कहा, वो भी अपने परिवार के उसूलों को अच्छे से समझती थी। माही, लेकिन तुम वहां जाकर करोगी क्या? एलेक्स ने पूछा। मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूं ताकि आपके साथ रह सकूं और इसी बहाने आपके ट्रेनर से भी मिल लूंगी, राजकुमारी माहिरा ने कहा। एलेक्स उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने साथ ग्लोरी आश्रम लेकर आ गया। ग्लोरी आश्रम में आते ही वो हिना के घर आ गया और उसका दरवाजा खटखटाना लगा। हिना ने जब दरवाजा खोला और सामने एलेक्स को देखा तो वो नाराजगी में उससे बोल पड़ी, एलेक्स, तुम कहाँ थे कल पूरा दिन? मैंने तुम्हारा सुबह से शाम तक इंतजार किया। कहीं गए थे तो कम से कम बात तो दिया होता, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। कहते हुए अचानक हिना को एहसास हुआ कि वहां पर कोई और भी था जिसका ध्यान उसी पर, और इस बात के एहसास होते ही हिना चुप है गई। वहीं राजकुमारी माहिरा खूबसूरत हिना की बातें सुनकर इस बात को जानने के लिए उत्सुक होने लगी थी कि आखिर कौन थी वो खूबसूरत लड़की जो उसके भाई की इतनी फिक्र करती थी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। भाभी की हाथों में जादू है।
राजकुमारी माहिरा अपने भाई के लिए हिना की फिक्रमंद बातें सुनकर इस बात को जानने के लिए उत्सुक होने लगी थी कि आखिर कौन थी वो खूबसूरत लड़की जो उसके भाई की इतनी फिक्र करती थी। वहीं इस समय हिना की नजर माहिरा पर ही थी, वो भी माहिरा की पहचान को लेकर उतना ही उत्सुक दिख रही थी जितना कि माहिरा। उसने गौर से माहिरा को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की दिखने में एलेक्स से काफी मिलती जुलती है। अगर मैं गलत नहीं सोच रही हूं तो ये जरूर एलेक्स की बहन है। ये दिखने में काफी खूबसूरत है और उसके हवा भाव से ही पता चल रहा है कि ये काफी सभ्य लड़की है। इसके पोशाक भी काफी महंगे हैं जिसे सेंट लूसिया में रहने वाले लोग तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये लड़की उसकी बहन है। उसने मन ही मन माहिरा के एलेक्स से संबंध का अनुमान तो लगा लिया था, लेकिन वो अभी भी अपनी सोच पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। आखिर जरूरी थोड़ी न था कि उनका चेहरा एक दूसरे से मिल रहा था तो वो भाई बहन ही थे। हो सकता है ये केवल महज एक इत्तेफाक हो, और इसीलिए उसने पूछ लिया, एलेक्स, तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की कौन? कहते हुए इससे पहले कि हिना अपनी बात पूरी कर पाती एलेक्स बीच में बोल पड़ा, ये मेरी दोस्त माही है। कहते हुए एलेक्स का जुबान फिसल रहा था, मानो जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ओ, तुम्हारी दोस्त। और फिर माहिरा का अभिवादन करते हुए हिना उससे कहती है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा माही। मुझे भी, माहिरा ने मुस्कुरा कर कहा। माफ करना, मैंने अब तक तुम दोनों को दरवाजे पर ही खड़ा रखा, कृपया घर के अंदर आओ ना। अचानक जैसे कि कुछ याद आ गई हिना ने उस लहजे में उनसे घर में आने को आग्रह किया। एलेक्स और माहिरा दोनों बिना किसी आपत्ति के उसके घर में चले गए। फिर हिना ने उन्हें बैठक कक्ष में बैठाया और उनसे ये कहकर वहां से चली गई कि बस कुछ ही देर में वो तैयार होकर आ रही है। फिलहाल बैठक कक्ष में एलेक्स के साथ बैठी माहिरा सामने के दीवार पर टंगी एक सुंदर सी पेंटिंग को देख रही थी और साथ ही वो हिना के बारे में कुछ सोच भी रही थी। तभी उसने एलेक्स से पूछ लिया, भैया, एलेक्स, आपने बताया नहीं, इस सुंदरी से आपका क्या रिश्ता है? माहिरा ने पूछा। माहिरा का बात सुनकर एलेक्स को लगा कि शायद उसकी बहन उसके और हिना के बारे में कुछ गलत मतलब निकाल रही है। उसने कहा, ये हिना है, मेरी ट्रेनर। एलेक्स की बात सुनकर माहिरा चौंक गई। क्या कहा? वो आपकी ट्रेनर है? वो तो उम्र में मुश्किल से मुझसे एक आध महीने ही बड़ी होगी, बोले तो वो आपसे 1 साल छोटी है, इसके बावजूद वो आपकी ट्रेनर है। माहिरा को एलेक्स के बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी छोटी उम्र की लड़की किसी आश्रम की ट्रेनर कैसे हो सकती है। हाँ, तुम ऐसा ही सोच सकती हो, एलेक्स ने कहा और उसकी बात सुनकर माहिरा कंफ्यूजन हो गई। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, माहिरा ने कहा। वो मेरी ट्रेनर जैसी ही है क्योंकि मैं उससे युद्ध की तकनीकें सीखने आया हूँ, एलेक्स ने कहा। अच्छा तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। वैसे ये आपको युद्ध की तकनीकें सीखने के बदले आपसे कुछ तो ले रही होगी ना? माहिरा ने पूछा। अभी तक हम दोनों के बीच लेन देन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे जहां तक मेरा अंदाजा है वो मुझसे कुछ भी नहीं लेगी, एलेक्स ने कहा और उसकी बात सुनकर माहिरा ने हैरान में पूछा, क्यों? क्योंकि वो मेरी दोस्त है, एलेक्स ने कहा। क्या वो आपकी दोस्त भी है? माहिरा ने हैरान लहजे में पूछा। हाँ, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी और तब से हम एक अच्छे दोस्त हैं, एलेक्स ने कहा और उसकी बात सुनकर माहिरा के दिल में हिना के लिए आभार प्रकट हो गई। वो अब हिना को अपने भाई की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। फिलहाल भाइयों, बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? माहिरा ने कहा। हाँ, पूछ न, तू सोच क्या रही है, एलेक्स ने कहा। भाइयों सच सच बताना, हिना तुम्हारी दोस्त ही है ना? माहिरा ने पूछा। उसने जिस तरह से हिना के मुंह से अपने भाई के लिए फिक्रमंद बातें सुनी थी उससे उसे लग रहा था कि कहीं हिना उसके भाई की प्रेमिका तो नहीं थी ना। मतलब, एलेक्स, मेरा मतलब, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते हो ना? माहिरा ने अपने भाई से इतना पूछकर जवाब जानने के लिए उसकी ओर देखा ही था कि तभी उन्हें सुनाई दिया, मेरे पीठ पीछे ये सब क्या बातें चल रही हैं। ये बात सुनते ही जैसे कि दोनों भाई बहनों के सीने में धक्सा हुआ। उनकी तो सांसें ही अटक गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाकर सामने दरवाजे की ओर देखा जहां हिना अपने हाथ में चाय की 2 प्याली लेकर खड़ी थी। नजरें मिलते ही हिना ने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, और मैं नहीं करती तुम्हारे भाई से प्यार, हम दोनों तो बस एक अच्छे दोस्त हैं। भाई, माहिरा चौंक गई कि कहीं हिना को उन दोनों के भाई बहन होने के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। तभी माहिरा के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए हिना ने कहा, मैंने अभी अभी सुना था तुम्हें एलेक्स को भाई कहते हुए, इसीलिए कह दिया उसे तुम्हारा भाई। अरे नहीं, हम दोनों भाई बहन नहीं है। वो तो मैं बस यूं ही कभी एलेक्स को भाई कह देती हूँ, क्यों है ना एलेक्स? माहिरा ने सफाई देते हुए कहा। एलेक्स ने भी माहिरा के बात में हाँ मिलाया। ओ, मुझे तो लगा कि तुम दोनों सच में भाई बहन ही हो, हिना ने कहा। हाँ,
वैसे तुम चाहो तो हमें भाई बहन मान सकती हो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन ही समझते हैं। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये दोनों भाई बहन ही है और माही सोमालिया साम्राज्य से यहाँ आई है। लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए ये दोनों एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं। इन्हें लगता है कि मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। हिना ने मन ही मन खुद से कहा। तभी हिना आगे बढ़कर उन्हें चाय की प्याली देती है। अरे, इसकी क्या जरूरत थी हिना? एलेक्स ने हिना के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए कहा। सोचा जब तक मैं तैयार होकर आऊं तब तक तुम दोनों चाय पीकर अपना मन बहलाओ, हिना ने कहा और माहिरा को चाय की प्याली देकर वहां से चली गई। वाह, क्या ताजगी है इस चाय में, माहिरा चाय की चुस्की लेते हुए कहती है। एलेक्स ने हाँ में हाँ मिलाया। वैसे कुछ भी कहो भैया, भाभी चाय तो काफी अच्छी बनाती है, उनके हाथों में जादू है। कुछ ही चुस्की लेकर पूरे शरीर में एक अजब सी ताजगी की लहर दौड़ गई। माहिरा ने एलेक्स को छेड़ते हुए कहा। माही, क्या तू पागल है? कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लिया कर। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही आगे कभी होगा जो तुम्हें हिना को भाभी कहना पड़े। हम तो बस एक अच्छे दोस्त हैं और वो भी शायद कुछ गिने चुने दिनों भर के लिए ही। क्योंकि जैसे ही दादाजी का बुलावा आ जाएगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगा, एलेक्स ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। भाइयों, तुम बुरा क्यों मान गए? मैं तो बस मजाक कर रही थी, माहिरा एलेक्स से कहती है। ऐसे कौन मजाक करता है माही? तू जान रही है न कि इस वक्त हम हिना के घर पर हैं और अगर उसने अभी वो तुम्हारी बात सुन ली होती तो वो भला क्या सोचती, एलेक्स ने माहिरा से कहा। भैया, आप भी ना कितना सोचते हैं। वो आपकी दोस्त है, उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वैसे अगर वो बुरा मानने वालों में से होती तो उसने तभी बुरा मान लिया होता जब उसने उस वक्त मेरे मुंह की बात सुन ली थी, माहिरा ने कहा और उसकी बात सुनकर एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए माहिरा से कहा। माही, तू बिल्कुल भी नहीं बदली, बचपन में भी तू मुझसे ऐसे ही मजाक करती रहती थी और अब भी। एलेक्स की बात सुनकर माहिरा मुस्कुरा रही थी। तभी उसने चाय की प्याली को रखते हुए एलेक्स से कहा। भैया, क्या तुझे वियाना याद है? वियाना, इस नाम को सुनकर एलेक्स चौंका जैसे कि उसे कुछ भी याद ना हो। अरे, वही छोटी लड़की जिसे बचपन में मैं हमेशा भाभी कहकर तुम्हें चिढ़ाती थी, माहिरा ने कहा और उसकी बात सुनकर अचानक एलेक्स के मन में एक सुंदर सी छोटी लड़की का तस्वीर उभर गया, जिसे शायद आखिरी बार उसने आज से 9 साल पहले देखा था। तभी, हाँ, तो क्या हुआ उसे? एलेक्स ने कहा। अब वो छोटी लड़की सयानी हो गई है और अब तो वो काफी खूबसूरत लगती है। बदकिस्मती से 2 महीने बाद उसकी शादी है, माहिरा ने कहा। हाँ, तो इसमें बदकिस्मती वाली कौन सी बात है? आज उसकी शादी होगी, कल तुम्हारी भी शादी होगी, एलेक्स ने कहा और उसकी बात सुनकर माहिरा मुस्कुराते हुए उससे कहती है। सोच लो भैया, अगर एक बार वो तुम्हारे हाथ से चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। तुम कहना क्या चाहती हो माही? एलेक्स ने कहा। यही कि अगर उसकी शादी हो गई तो वो किसी और की हो जाएगी, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसे हो जाने दो किसी और का, उससे मेरा क्या लेना देना, एलेक्स ने कहा। क्या तुम उसे भूल गए? माहिरा ने पूछा। मैं भला किसी को क्यों भूलने लगा और वैसे मैं उसे याद रखकर करूंगा भी क्या, एलेक्स ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें पता है, उसे देखने के लिए तकरीबन 400 राजकुमार आए थे और सभी के सभी उससे शादी करने के लिए तैयार थे। तुम ही सोच लो, कुछ तो खास बात है न उसमें, तभी तो इतने सारे राजकुमार उससे शादी करने को तैयार थे, माहिरा ने कहा। माही, तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? एलेक्स ने चिढ़कर पूछा। तुम तो उसे पसंद करते थे ना, माहिरा ने कहा। माही, तब मैं बहुत छोटा था, निकल गई होगी कभी मेरे मुंह से गलती से कि मैं उसे पसंद करता था, लेकिन सच तो ये है कि बीते 8 सालों में मुझे वो एक बार भी याद नहीं आई। अब तुम ही बताओ, अगर मैं उसे पसंद करता तो ऐसा होता क्या, एलेक्स ने अपनी बहन से पूछा। एक बार फिर से सोच लो भैया, क्योंकि तुम चाहो तो उसकी शादी रोकी जा सकती है, वरना फिर ये मत कहना कि मुझे तो पता ही नहीं चला और उसकी शादी हो गई। फिर होगा वही, तुम अपना टूटा दिल लेकर यहाँ वहां घूमोगे और ये मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं आएगा, माहिरा ने इस बार गंभीरता से कहा। माही, मैंने कहा ना कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या तुम बंद करोगी उस वियना सियाना का बात, एलेक्स ने कहा और उसकी बात सुनकर जैसे माहिरा को कुछ याद आ गई हो, वो अपने जगह से उठ खड़ी हुई और ये देखकर एलेक्स ने उससे पूछा। क्या हुआ, तुम एकदम से ऐसे क्यों उठ गई? भैया, मैं रॉयल टेरिटरी जा रही हूँ और अब मैं तुमसे शाम को घर पर मिलूंगी, कहकर माहिरा वहां से ऐसे चली गई जैसे कोई हवा का झोंका। इसे क्या हुआ, एलेक्स ने माहिरा के जाने पर मन ही मन हैरानी में सोचा। खैर, थोड़ी ही देर बाद हिना आई और एलेक्स उसके साथ आश्रम के प्रशिक्षण कक्ष में आ गया।
जो कि एक आभासी दुनिया से जुड़ा हुआ था। अर्थात वो एक ऐसा कक्ष था जो बाहर से दिखता तो सामान्य था, लेकिन उसके अंदर आते ही लोग एक घास के खुले मैदान में पहुंच जाते थे, जो कि ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह था। एलेक्स, आज तुम्हारे ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो आज मैं तुम्हें युद्ध कला का मूल तकनीक सिखाऊंगी। क्योंकि सभी युद्ध की तकनीकें इसी मूल तकनीक से जुड़ी हुई है, और अगर एक बार तुम्हारी मूल तकनीक बेहतर हो गई तो तुम्हारे लिए बाकी के तकनीकों को सीखना मुश्किल नहीं होगा, हिना ने कहा। हिना ने आज सफेद गाउन पहना हुआ था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। और यही कारण था कि इस वक्त एलेक्स का ध्यान हिना के बातों पर कम और उसके रूप पर ज्यादा था, और इस बात का एहसास जैसे ही हिना को हुआ वो उससे झुंझलाकर पूछती है, एलेक्स, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हिना का बात सुनकर जैसे एलेक्स होश में आया, उसने कहा, तुम पर। उसने जैसे ही इतना कहा हिना का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, और ये देखकर एलेक्स ने झट से कहा, मेरा मतलब तुम्हारी बातों पर। अच्छा, अगर तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर था तो बताओ कि अभी अभी मैंने तुमसे क्या कहा था? हिना ने एलेक्स से पूछा, और उसकी बात सुनकर एलेक्स को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि हिना ने अभी अभी उससे क्या कहा था। और पता होता भी कैसे, हिना जब उसे कुछ बता रही थी तब उसका ध्यान तो उसके खूबसूरती पर था। वो लड़खड़ाने लगा, वो तुमने कहा था। एलेक्स को लड़खड़ाता देख हिना समझ गई कि एलेक्स ने उसकी बात नहीं सुनी, और इसलिए वो उससे कहती है, अगर आइंदा से तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगी। इसलिए अगर सीखना है तो सलीके से मेरी बातों पर ध्यान दो, न कि मेरी सुंदरता पर। समझ गए? समझ गया, एलेक्स ने स्वीकृत भाव में कहा, और उसकी बात सुनकर हिना ने उसकी तरफ एक लोहे का गेंद फेंक दिया जिसे एलेक्स ने अपने हाथ में पकड़ लिया। इसे अपने मुट्ठी में मसल दो, हिना ने कहा, और उसकी बात सुनकर एलेक्स ने अपनी 9th ग्रेड के ताकत का इस्तेमाल करके उसे पल भर में चूर कर दिया, और फिर हिना को ऐसे देखने लगा जैसे कि ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। हालांकि उसने देखा कि हिना उसकी ताकत देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि हिना जान गई थी कि एलेक्स ने उस लोहे के गेंद को चूर करने में अपने 9th ग्रेड के ताकत का इस्तेमाल किया था। क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एलेक्स हिना को नाखुश देखकर उससे पूछता है। तुमने सही समझा, तुम्हें उस लोहे के गेंद को अपनी केवल 1st ग्रेड के ताकत का इस्तेमाल करके तोड़ना था, हिना ने उससे कहा, और उसकी बात सुनकर एलेक्स सोचने लगा कि हिना को कैसे पता चला कि उसने लोहे के गेंद को तोड़ने में कितना ताकत लगाया था। ये लड़की काफी उलझी हुई है, इसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है, एलेक्स ने मन ही मन सोचा। तभी, ये लो फिर से कोशिश करो, कहकर हिना ने फिर से उसकी तरफ एक लोहे का गेंद फेंका, जिसे अपने हाथ में पकड़कर एलेक्स ने अपनी 1st ग्रेड के ताकत का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन इस बार वो बहुत बुरी तरह से नाकाम रहा। मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? एलेक्स उस लोहे के गेंद को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए मन ही मन सोचा। क्योंकि तुम्हारा अपने ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं है, हिना जैसे कि एलेक्स के मन की बात जान गई हो, उसने कहा। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का भंडार है जिसका तुम तब तक सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना ना सीख जाओ। और वो तुमसे तभी होगा जब तुम युद्ध तकनीक के मूल सिद्धांत को जान जाओगे। कहकर हिना ने एलेक्स के हाथ से उस गेंद को ले लिया, और अपनी 1st ग्रेड के ताकत का इस्तेमाल उसे ऐसे चूर कर दिया जैसे कि वो कोई धूल का गेंद हो, और ये देखकर एलेक्स हैरान हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों, अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।